हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे इकोलॉजी। और इकोलॉजी में हमने देखा कि पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी चीज़ें हैं, वनस्पति है, मिट्टी है, जलवायु है पृथ्वी की, या वहाँ का वातावरण है, या जल है, जीव समुदाय है, जो भी चीज़ें पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध है, पृथ्वी पर हैं, चाहे वो जैविक हों, अजैविक हों, चाहे वो भौतिक चीज़ें हों, तो वो सब एक इकोलॉजी बनाती है, एक पारिस्थितिकी बनाती हैं। इसका स्वरूप जो है, इसका जो रूप है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़े रूप में है। यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी को ही एक इकोलॉजी माना जाता है, यानी पृथ्वी एक इकोलॉजी का ही पार्ट है। पूरी पृथ्वी ही इकोलॉजी का एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम जो है वो इकोलॉजी का ही एक छोटा भाग है। तो इकोसिस्टम जो है एक छोटा पार्ट है इकोलॉजी का। इकोलॉजी तो बहुत बड़ा भाग है और इकोसिस्टम उसका एक छोटा पार्ट है। डेफिनेशन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया कर एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। चाहे वो जैविक हों, अजैविक हों, जो भी हैं, वो सभी जीवधारियों का अपने पर्यावरण के साथ जो एक रिलेशन बनता है, वो एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है, या इसे जो दिया था, इसका नाम जो दिया था, वो एजिड टॉन्सले ने दिया था 1935 में। अब इनमें सोचेंगे कि हम मेनली डिफरेंस क्या है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो एक डिफरेंस तो यही हो गया कि इकोलॉजी एक व्यापक रूप है, जबकि इकोसिस्टम उसका एक छोटा रूप है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि जो इकोसिस्टम को इकोलॉजी से अलग बनाती हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण के लिए, जल की छोटी सी बूंद में भी सूक्ष्म जीव का जल से संबंध होता है। वह अपने आप में जल की एक छोटी बूंद ही इकोसिस्टम होती है। या एक विशाल महासागर में भी जीव का अपने महासागर के साथ जो संबंध होता है, और वह पूरा का पूरा महासागर क्या हो गया, अपने आप में एक इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, तो छोटा या बड़ा रूप हो, इकोसिस्टम का जो रूप है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, रूप चाहे कैसा भी हो, लेकिन वो इकोलॉजी का एक पार्ट ही होता है। से इकोलॉजी तो पूरी पृथ्वी का ही एक रूप हो गया, और उसमें अपना एक इकोसिस्टम आता है। ठीक है, जैसे कि इसकी कुछ जो विशेषता हैं, सुनिश्चित क्षेत्र, यानी इसका जो एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है, एक सीमा होती है निश्चित, जिसमें ये इकोसिस्टम होता है। जैसे कि जीवों का अपने आसपास के वातावरण से संबंध, जीवों का अपने आसपास के वातावरण से जो एक संबंध होता है, वो एक निश्चित क्षेत्र में होता है। विशेष तौर पर जैसे हम देखें, इकोसिस्टम की एक भौगोलिक सीमा तय होती है कि इतनी क्षेत्रफल के जीवों का हम संबंध देखें। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एक घास स्थल में एक जीव का, ठीक है, घास स्थल की बात कर रहे हैं हम, तो घास स्थल में एक जीव का अपने आसपास के वातावरण से जो संबंध होगा, वही एक जंगल में एक पशु का, जंगल में रहने वाले एक पशु का अपने आसपास के वातावरण से रिलेशन होगा, वो काफ़ी अलग होगा। तो उन दोनों का जो वातावरण है, और वहाँ पे वो जो जीव प्रेजेंट हैं घास स्थल में और एक जंगल में रहने वाला, तो उन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा वो काफ़ी अलग अलग होगा। वहीं जैसे अगर मरुस्थलीय जीव का बात करें, मरुस्थलीय जीव का अपने वातावरण से संबंध अलग होगा। तो अगर किसी सीमा की बात नहीं करते हैं तो वह इकोलॉजी होता है, और अगर एक निश्चित सीमा की बात करते हैं, निश्चित क्षेत्र की बात करते हैं, तो वह इकोसिस्टम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्यशील क्षेत्रीय इकाई। कार्यशील क्षेत्रीय इकाई यानी इकोसिस्टम में जितने भी अंग होंगे वे कार्यशील क्षेत्रीय इकाई में आते हैं। चाहे वो जो जैविक हों या अजैविक जीवों के बीच में बनता है, जीवित या जो अजीवित हैं, उन चीज़ों के बीच में बनता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें कि एक जीवित जीव श्वसन क्रिया करता है। ओके, तो श्वसन क्रिया करता है, और श्वसन में अजैविक चीज़ें भाग लेती हैं, जैसे कि वायु। तो वायु क्या हो गई, एक कार्यशील इकाई हो जाएगी। ठीक
ठीक है। तो कार्यशील क्षेत्रीय इकाई जो होती है वो जैविक और अजैविक जीवों के बीच में संबंध उत्पन्न करती है, संबंध बनाती है। और इन दोनों का आपस में जो रिलेशन होता है जैविक और अजैविक चीज़ों का, ये निरंतर चलता रहता है और इसे हम कार्यशील क्षेत्रीय इकाई का एक भाग कहते हैं, कार्यशील क्षेत्रीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट है अपना एक खुला तंत्र। खुला तंत्र का मतलब है ये नहीं कि वो उसमें बाउंड्री नहीं है ना। इसके कहने का मतलब है कि जो जैविक पार्ट हैं या जो जैविक भाग हैं या जो जीवित पशु पक्षी हैं, जीवित चीज़ें हैं, उनका आपस में रिलेशन होना, ठीक है, आप में संबंध बनना, या वो संबंध बना सकते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जैविक चीज़ें अजैविक में परिवर्तित हो सकती हैं, जैविक में। तो इस तरीके से एक खुला तंत्र बनता है। मीन्स यहाँ मानवीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, मानव का कोई रोल नहीं होता है। जैसे अगर एक चिड़ियाघर में एक शेर कैद है, पिंजरे में एक शेर बंद है और उसे हम मांस दे रहे हैं, तो इसमें मानव का हस्तक्षेप हो रहा है कि मांस किसके द्वारा दिया जा रहा है, मानव के द्वारा दिया जा रहा है। और अगर वह शेर अपने आप भोजन ग्रहण करता है या अपनी ताकत से वो भोजन हासिल करता है बिना मानवीय हस्तक्षेप के, तो वो एक खुले तंत्र में आता है, उसे खुला तंत्र माना जाता है, ठीक है। और वही एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई का भी भाग माना जाता है। नेक्स्ट आता है अपना इसकी अपनी उत्पादकता, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, इसकी अपनी उत्पादकता। मतलब कि जैसे कोई उत्पादक है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। तो उत्पादक यानी जो अपने आप उत्पादित हो रहे हैं और जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा स्वयं लिया जा रहा है और द्वितीय उपभोक्ता द्वारा स्वयं लिया जा रहा है। मतलब इसमें भी मानवीय हस्तक्षेप का कोई रोल नहीं है, मानव का कोई रोल नहीं है। यह काम अपने आप हो रहा है कि पौधों को हिरण द्वारा खाया जा रहा है, हिरण को शेर द्वारा खाया जा रहा है। तो ये अपना एक सर्कल बना लेते हैं और यही आता है कि इसकी अपनी उत्पादकता है, यानी ये अपना उत्पादन खुद कर रहे हैं, अपना खाना खुद खोज रहे हैं या खुद ले रहे हैं। इसमें मानव का कोई रोल नहीं होता। तो ये होता है इसकी अपनी उत्पाद। नेक्स्ट आता है अपना 3 संगठक, यानी ऊर्जा, जैविक और अजैविक। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 घटक जो कि इकोसिस्टम के ही एक पार्ट हैं और बहुत आवश्यक हैं। जैसे ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ऊर्जा को जैविक द्वारा या जीव जंतुओं या पौधों द्वारा लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। और है अजैविक। अजैविक मतलब जैसे वायु है, जल है, वायु ग्रहण की जाती है, जल पिया जाता है। तो ये तीनों एक ऐसे पार्ट हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और ये तीनों ही इकोसिस्टम के एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो इकोसिस्टम नहीं होगा। तो इकोसिस्टम के लिए बहुत आवश्यक है ऊर्जा, जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ। और अगर हम इन तीनों में से किसी एक को हटा दें या अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं होती है तो पूरा इकोसिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। जैसे देख लें हम ऊर्जा, अगर ऊर्जा नहीं होगी तो किसी भी चीज़ का विकास नहीं होगा, किसी भी जैविक चीज़ों का विकास नहीं होगा। तो इस तरीके से इन तीनों का होना, एक दूसरे के लिए इन तीनों का होना बहुत ही ज़रूरी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।